वो भी अभी नंबर नहीं मिले हैं सर। ईशा, एक्चुअली बेटा अब मेरे पास असाइनमेंट काफ़ी लोगों ने भेजे, मैं भेज रहा हूँ। कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ऐसी हैं जिसको मुझे चेक करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस वजह से काफ़ी कुछ लोगों का भी रह गया है। तो जैसे जैसे चेक हो रही है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जिस यस सीक्वेंस में सर। आए मैं उसी भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। सर वो असाइनमेंट और गूगल क्लासरूम में भेज दें कि मतलब जीमेल आईडी में भेज दें सर आपकी? आप गूगल कोशिश कीजिए कि गूगल क्लासरूम में हो, क्योंकि गूगल क्लासरूम में जब मैं आप भेजते हैं तो मुझे वहाँ से ग्रेडिंग करने में थोड़ा आसानी रहती है। जी ठीक सर, वो भी ऐड नहीं हो पाया था इसीलिए सर भेजा ही नहीं इसीलिए। ठीक ठीक, आप मुझे वो भेज दीजिएगा। मैं एक बार क्लास कोड और शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे अगर आप मेल में भेजेंगे तो फिर मैं ग्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा उसकी मैं। ओके सर, ओके। तो अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये चीज़ सर मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ कि आपका क्वेश्चन पेपर पॉसिबिलिटी है कि सर ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो इसी वजह से हमने थोड़ा डीप स्टडी चालू की है। आपने देखा होगा कि जो आपके सिलेबस में है इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, और उसमें से जो आपका परसेप्शन, पर्सनालिटी, लर्निंग, ये सब जो है, तो मैंने आपकी पर्सनालिटी पढ़ाई। अब पर्सनालिटी में ऐसी लगभग लगभग सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं जिसमें से चांसेस हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव आता है तो हम उसमें काफ़ी कुछ मिस कर सकते हैं, लेकिन जब दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव, हाँ जी, लेवल भी उसका कैसा रहेगा? आ, अब ये देखिए, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन पेपर सेट करता है। लेकिन ये मान के चलिए कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो क्या होता है ना, आप में ऐसा तो है नहीं कि कोई एक डेफिनेशन आती है तो उसको 4-5 लाइन बना करके लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि अगर आपको कुछ मिलते जुलते वर्ड्स भी होते हैं तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जब तक वो आपको उसकी डीप स्टडी नहीं होगी, डीप नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। अभी अगर आप देखें तो मैं आपको कुछ सैंपल भी दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पेपर आ सकता है, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा जब मैं अभी थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, इसके किस किस तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, और आपको उसमें वो अगर डीप नॉलेज नहीं की होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। आई विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। अब जैसे अगर हम बात करें, अभी जो हमने पर्सनालिटी थ्योरी पढ़ाई है, तो पर्सनालिटी थ्योरी में देखिए फ्रेडियन थ्योरी पढ़ाई हमने, नियो फ्रेडियन थ्योरी पढ़ाई, ट्रेड थ्योरी पढ़ाई, क्लासिकल थ्योरी पढ़ाई। अब जो उसमें ट्रेड थ्योरी है, तो ट्रेड थ्योरी में ऐसे बहुत से ट्रेड्स आते हैं, बहुत से ट्रेड्स आते हैं, उसमें से अगर पूछ लेगा तो फिर हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर हम दिखा देते हैं आपको। अब देखिए, अब उसने डाल दिया कि कॉग्निटिव फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। मान लीजिए कॉग्निटिव फैक्टर्स क्या क्या होते हैं पर्सनालिटी के। अब उसमें से आपके बहुत से, अब मैंने जो ट्रेड बताया था, लेट अस सी ट्रेड थ्योरी। जैसे डॉगमेटिज्म क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन जब पूछेगा, ये है ट्रेड थ्योरी। अच्छी ये ट्रेड थ्योरी है, तो इसमें जो चीज़ें हमने बताई इसकी एक एक हमने ट्रेड्स को बताया, जैसे इनोवेटिवनेस क्या होता है, डॉगमेटिज्म क्या होता है, सोशल कैरेक्टर ये क्या होता है। अब अगर हमने वहां पर कॉग्निटिव फैक्टर पूछा है, याद रखिएगा, हमने कॉग्निटिव फैक्टर पूछा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से पहला ऑप्शन दे देता हूँ, मान लीजिए इनोवेटिवनेस, डॉगमेटिज्म, सोशल कैरेक्टर और विजुअलिटी, ठीक। फिर आगे इसमें ट्रेड्स और दिए हुए, नीड फॉर यूनिकनेस, इस तरह से। तो अगर आपको ट्रेड क्लियर नहीं होंगे और कॉग्निटिव फैक्टर क्लियर नहीं होंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन रहेगा कि कॉग्निटिव फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए कि कॉग्निटिव फैक्टर ऑफ पर्सनालिटी इज,
अब वहां से डाल दिया डॉगमेटिज्म, सोशल करेक्टरनेस और इनोवेटिवनेस, विजुअलिटी। अब बताइए कौन सा होगा। तो ये सर आप क्वेश्चन तभी रिपीट कर कर पाए, दीजिए। जैसे मैंने पूछा कि द कॉग्निटिव फैक्टर ऑफ पर्सनालिटी इज डॉगमेटिज्म, सोशल कैरेक्टर, इनोवेटिवनेस और विजुअलिटी। ठीक, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछ लेगा। उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको अगर क्लियर हो तो बता दीजिएगा। तो जो मैंने ये ट्रेड्स बताए हैं, जैसे डॉगमेटिज्म, सोशल कैरेक्टरनेस और इनोवेटिवनेस, विजुअलिटी, तो अब इनमें अगर आपको नहीं पता कि ये क्या क्या चीजें कहाँ इस्तेमाल होती हैं, तो फिर आप कैसे बता पाएंगे? ठीक है ना? तो ये आपको थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जब कभी कभी बच्चे कहते ये पढ़ाया नहीं गया, अब जो हमने पर्सनालिटी में ट्रेड थ्योरी पढ़ाई है उसमें देखिए लगभग मैंने 6 ट्रेड्स बताए हैं, 6 ट्रेड्स। ठीक, अब उन 6 ट्रेड्स को जब आप उसका डीपली पढ़ेंगे तब वो चीज़ें क्लियर होगी कि वो क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है ना? तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हाँ, वन थिंग मोर कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको एक फैसिलिटी और है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शायद एक फैसिलिटी और दी जा सकती है, वो ये है कि हो सकता है कि आपको कुछ चॉइसेस दी। वैसे अगर आप देखें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चॉइसेस नहीं होती हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको चॉइस दी जाए। वो इस तरह से कि अगर आपके पास हो सकता है 100 क्वेश्चन आ जाए, उसमें 70, 80, 75, 90 जो भी करना होगा, इस तरह से हो सकता है कुछ ऑप्शन दे दिया जाए। ठीक है ना? लेकिन फिर भी अगर जब तक अगर नॉलेज नहीं है तो प्रॉब्लम तो होती है फिर। तो इसी वजह सर से जो बीए अब बीएससी वालों के हो रहे हैं शायद वो ऐसे ही हो रहे हैं कि 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें 75 करने होते हैं, जो अभी चल रहे हाँ तो बीए आपका बीएससी भी, वालों के। हाँ तो आपके भी संभावना है कि इसी तरह से होंगे। तो कुछ भी हो, आप हर तरह से तैयार, डिस्क्रिप्टिव के लिए तैयार रहिए और ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहिए। आप अगर डीप नॉलेज रहेंगे तो डिस्क्रिप्टिव तो ऑलरेडी कर लेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आता तब भी डिस्क्रिप्टिव में तो काम आ ही जाएगा फिर वो। तो आप तैयारी दोनों तरह से अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि जो एनईपी चालू हो गई है अब आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो चल रही है, तो उसमें आपकी ग्रेड, आपका तो ये पुराना कोर्स है तो आपका तो अभी फिलहाल यही चल जाएगा, लेकिन अब जिन बच्चों का एडमिशन होगा उनका सिस्टम ही पूरा अलग होगा, उनका सिस्टम पूरा अलग होगा। तो उनको थोड़ा अलग ध्यान देना, लेकिन वो जो चीज़ें नए बच्चों पर अप्लाई होंगी वो हो सकता है उसके आपके रिजल्ट पर कुछ असर पड़े ना पड़े, लेकिन जो आपकी एकेडमिक प्रोसेस है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी जो एकेडमिक प्रोसेस है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। बस अभी मुझे ये क्लियर चीज़ नहीं है कि वो जो जिस सेशन से लागू हो रहा है, जैसे 2021-22 से लागू हो रहा है वो एनईपी, तो उसमें से क्या वो 21-22 के पहले ईयर से चालू होगा, ये जो चल रहे हैं सब पर लागू होगा? अगर सब पर लागू होगा तो आप लोग भी उस पर आ जाएंगे, अगर नहीं लागू होगा तो फिर जो नए बच्चे आएंगे उस पर तो लागू है ही। तो बस थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि एनईपी में बहुत कुछ चेंजेस हो गए हैं, तो उसी हिसाब से अपनी डिग्री को कंप्लीट कीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो हमने उसमें से एक डिटर्मिनेंट पढ़ लिया है जो कि पर्सनालिटी से रिलेट होता है। तो पर्सनालिटी से हमने पढ़ा तो पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी थ्योरीज क्या होती हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, शॉपिंग से आपके कंज्यूमर बिहेवियर से उसका रिलेशंस क्या होता है, ये सारा का सारा सब कुछ हमने पर्सनालिटी में पढ़ा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो पर्सनालिटी आपके कंज्यूमर बिहेवियर को कितना इम्पैक्ट करती है, मैं सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने आप ही लोगों से रिलेट करके बताए, ताकि जिससे आपको अगर कभी एग्जाम में लिखें कोई भी चीज़ अगर आपको अपने से रिलेटेड या आप ऐसी चीज़ देखते हैं तो याद जल्दी आ जाती है। ठीक है ना? कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, इस तरह से अगर कंपैरिजन करेंगे तो आप बेहतर तरीके से उसको याद कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक मैं इमेज शो कर रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन पर एक इमेज शो हो रही है। ठीक, अब इस इमेज में क्या दिख रहा है, केवल कुछ धागे, कुछ धागे। इन धागों को अगर देखा जाए तो एक शेप दिया गया है,
ये जो थ्रेड्स हैं दे आर इन ए शेप, वो एक शेप में है। और वो शेप कैसी है? माइंड की तरीके की। यहाँ पर जो इन थ्रेड्स को बना करके एक माइंड का शेप किया गया है। माइंड के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट। ये देखिए, तो अगर आप देखें तो ये माइंड का एक शेप दिया गया है इन थ्रेड्स को। रियलिटी में ये शेप नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा बनाया गया है, ये सोचने वाली बात है। तो जैसे ही हमने कहा कि ये सोचने वाली बात है, थिंकिंग, तो ये आपका क्या है? परसेप्शन। दिस इज ए परसेप्शन। तो हर वो चीज जो आप दिमाग में सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। आपका मेंटल लेवल, आपकी मानसिकता, परसेप्शन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है परसेप्शन, कि परसेप्शन इंडिविजुअल कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है। देखिए यहाँ से फिर मैं एक इमेज शो कर रहा हूँ। यहाँ पर दिया है फेयर एंड लवली मेंस एक्टिव, फेयर एंड लवली मेंस एक्टिव। अब एक चीज यहाँ पर समझिए, जो चीज मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, इसके बारे में कोई क्या डिस्क्राइब कर सकता है कि ये किस लिए ऐसा बनाया गया है? ये इमेज हमें क्या शो कर रही है? एनीवन कैन डिस्क्राइब दिस इमेज? सर ये इमेज शो कर रही है कि अगर हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमारा फेस शाइन करेगा। पहले जो उसमें पीछे साइड दिखाया गया फेस वो थोड़ा ब्लर है या फिर डार्क है, और जो आगे है वो लाइट है। तो फिर ये है कि ये प्रोडक्ट अगर हम यूज करेंगे तो हमारा फेस शाइन करेगा। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर योर आंसर। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इसमें फेयर कलर के लिए बात की गई है, फेयर कलर की। तो जब मैं आपको कंज्यूमर बिहेवियर बता रहा था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जब भी कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट सेल करती है तो वो प्रोडक्ट सेल नहीं करती, दे डोंट सेल द प्रोडक्ट। जैसे आपको फेयर कलर चाहिए होता है तो आप फेयर एंड लवली खरीदते हैं, तो इसका मतलब फेयर एंड लवली नहीं खरीद रहे हैं, यू आर परचेजिंग फेयर कलर, आप फेयर कलर परचेज कर रहे हैं। देखिए अब इसमें जो चीज लिखी हुई है थोड़ा उस पर देखिए, वो सीधी सी बात है कि जैसा कि जय ने बताया कि ये हम इससे फेयर कलर पा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज नीचे लिखी है, चेंज योर स्टोरी, चेंज योर स्टोरी फेयर एंड लवली मेंस एक्टिव। पीछे एक डार्क फेस बना हुआ है, आगे एक फेयर फेस बना हुआ है, पीछे एक बाइक है, पीछे एक बाइक बनी हुई है और ऐसी सड़क दिखाई जा रही है जिसमें उस बाइक की स्पीड को शो कर रहा है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो पीछे का अगर आपकी स्क्रीन पर इमेज अच्छे से शो हो रही हो तो देखिएगा पीछे के स्क्रीन के फेस के एक्सप्रेशंस अलग हैं। पीछे की स्क्रीन के जो फेस है उसका एक्सप्रेशन अलग है, और जो आगे की स्क्रीन में एक फेस दिया हुआ है उसके एक्सप्रेशन पर ध्यान दीजिए। सेम इमेज सेम पिक्चर, बहुत हल्का सा चेंज देखिए, केवल एक्सप्रेशन का। अगर समझ में आ रहा हो तो बहुत हल्का सा एक्सप्रेशन का चेंज। पीछे वाली इमेज में देखिए सीरियस दिख रहा है, पीछे वाली इमेज में जो फेस है वो सीरियस है। अब जब आगे वाला देख रहे हैं जो फेयर कलर है तो हल्की सी स्माइल, एक हल्की सी स्माइल, ये क्या है? परसेप्शन। दिस इज परसेप्शन। पहले आप ऐसे थे तब आपकी फीलिंग्स अलग थी, अब ऐसे हैं तो अब आपकी फीलिंग्स अलग है। बाइक यहां पर शो हो रही है स्पीड वाले रास्ते पर, अकेले हैं, अगल बगल या आगे पीछे कोई नहीं। इसका आगे लिखा है चेंज योर स्टोरीज, चेंज योर स्टोरी। आप अपने आप को बदल सकते हैं, यू कैन चेंज योर सेल्फ इफ यू विल यूज दिस प्रोडक्ट। अब अपने आप को कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, करते हैं लोग अपने कलर कमेटी, ये बहुत सी ऐसी चीजें होती है जब हम आपको सोशल या वैसे फैक्टर बताने कल्चर में तो आपको कुछ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। जैसे गर्ल्स के मामले में देखिए तो उनका क्या होगा, अगर किसी का कलर फेयर नहीं है तो उनको काफी कुछ फेस करना पड़ता है हमारी सोसाइटी। तो हमारे यहाँ इसके लिए क्या है,
कि अगर गर्ल्स फेयर कलर की होंगी तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो कंपनियों ने इस फीलिंग का, हम लोगों की इस फीलिंग का मतलब क्या है, दिस इज आवर परसेप्शन, ये हमारा परसेप्शन है कि हमें फेयर कलर ज्यादा अच्छा लगता है। तो हमको कंपनी ने हमारे इस परसेप्शन का बेनिफिट उठाया और इसको मार्केट पर दिया, कैसे, एज ए हमें प्रोडक्ट के रूप में, हमें एज ए प्रोडक्ट के रूप में हमें ये दिया। ठीक, तो हम यहाँ पर फेयर एंड लवली या फेयर एंड हैंडसम जो भी खरीदते हैं वो क्या होता है, वो हमारा फेयर कलर दे रहे हैं। ठीक, ना अब जो यहाँ पर अलग दिया हुआ है, यहाँ पर एक अलग एक बाइक दी हुई है, आपको भीड़ से अलग किया गया है, आपको भीड़ से अलग किया गया है। कि इसका मतलब कि अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो भीड़ में अलग दिखेंगे, भीड़ में अलग दिखेंगे। ठीक है ना, वैसे भी हमारे यहाँ ये परसेप्शन बना हुआ है कि अगर आप फेयर कलर के हैं तो आप अलग दिखेंगे। हमारे यहाँ ये मानसिकता है ही, जो लोग थोड़ा ब्यूटीफुल या हैंडसम होते हैं तो अपने आप को थोड़ा भीड़ से अलग समझते हैं। ठीक, तो आपके जो परसेप्शन, जो फीलिंग्स हैं इस इमेज में, अब आप अपने आप को देखिए और देखिए कि कैसे ये आप पर सूट करता है, मैच करता है। ये हमारा परसेप्शन। अब मैं इतना ये कहानी क्यों बता रहा हूँ, मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो लगता है कि आप सीधा जाते हैं और ये प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, रियलिटी में उसके पीछे कंपनी कितना रिसर्च करती है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जब आप तुरंत जाकर के उस चीज को खरीद लेते हैं। ये कंपनी की रिसर्च होती है जो इस तरह से डिजाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म के रूप में आती है। जो आपकी फीलिंग्स, आपकी जो परसेप्शन है वो एक प्रोडक्ट के रूप में आपके सामने आई और आपने उसको झट से ले लिया। दिस इज परसेप्शन। आपके परसेप्शन को कंपनी ने बिल्कुल रियलिटी में कन्वर्ट किया। ठीक, तो अब देखते हैं कि परसेप्शन क्या होता है और वो परसेप्शन हमारे जो बाइंग बिहेवियर है उसको कैसे इम्पैक्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं परसेप्शन, द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल सेलेक्ट्स, organizes and interprets stimuli into a meaningful and coherent picture of the world। अब हम ये कह रहे हैं कि द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई इंडिविजुअल क्या करता है, सेलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, इंटरप्रिटेट करता है, किसको, स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई क्या होते हैं, स्टिमुलाई होते हैं कुछ ऐसे फैक्टर जो आपको इंस्पायर करते हैं, आपके अंदर से डिजायर्स को निकालते हैं। स्टिमुलाई वो होते हैं जो आपको अंदर से कुछ करने के लिए इंस्पायर करते हैं। ठीक, तो ये आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जो आपके अंदर से कुछ करने की इच्छा को रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट करते हैं, रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो इसका मतलब जो आप सोचते हैं, जो आपने सोचा था, सेलेक्ट किया था, कंपनी ने उसको एक रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट किया। लेट अस सी, एक बार फिर से उस इमेज को देखते हैं। ये अब जो ये इमेज है, आपका पहले ये फेस था, आप चाहे आपका फेस पीछे वाला था, आपने इसको ये किया, आपने ये सब सोचा और कंपनी ने आपकी उस सोच को इसमें कन्वर्ट कर दिया। कंपनी ने आपकी उस सोच को इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो इसका मतलब कि अब जो आप सिलेक्ट करते हैं, जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो आप सोचते हैं और जो आपको अंदर से फिर वो करने के लिए इच्छा करते हैं कि मैं ऐसा हो जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं इस तरह से गोरा हो जाऊं, मैं मेरे शरीर से बढ़िया फ्रेग्रेंस आए, मैं अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छा देखूं, कंपनी ने उसको एक प्रोडक्ट के रूप में आपको दे दिया कि देखिए हमने, आपने जो सोचा हमने वो दिया। ठीक, तो द परसेप्शन
the process by which an individual selects, organizes and interprets stimuli into a meaningful and coherent picture of the world. मतलब कि आपने जो सेलेक्ट किया, जो भी ऑर्गेनाइज किया, आपने जो भी सोचा, इंटरप्रिटेशन का मतलब आपने जो भी उसका कैलकुलेशन किया, आपने उसके बारे में जो भी वर्णन किया, कंपनी ने उसको आपकी उस इच्छा को कोहेरेंट मींस सुसंगत, अकॉर्डिंग टू दैट जो रियल वर्ल्ड में होता है आपको उसको दे दिया। नाउ हाउ वी सी द वर्ल्ड अराउंड अस, अब हम अपने आसपास के संसार को कैसा देखते हैं, हम अपने आसपास के संसार को कैसा देखते हैं। जो मैंने अभी आपको इमेज दिखाई, देखिए आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो कितने लोगों की थिंकिंग है कि अगर उनका फेयर ऐसा है तो वो बेटर फेयर कलर का हो जाए, आपका कलर अगर डार्क है तो आपका कलर फेयर हो जाए, कितने लोगों की ऐसे सोच है। अब हो सकता है कि इसमें बहुत से लोग इस प्रोडक्ट का या इस तरह के सिमिलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। गर्ल्स में भी ऐसे ही है कि अगर उनके पास फेयर एंड लवली का आता है तो आप देखिए कि फेयर एंड लवली एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक ब्रांड का नाम ले लिया, लेकिन ऐसी कितनी गर्ल्स हैं जिनका अगर कलर डार्क है तो वो फेयर होना चाहती हैं, तो वो कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये उनकी परसेप्शन है। अब देखिए कि जो आपका परसेप्शन वो कैसा है, जो हमारे आसपास की सोसाइटी होती है, जो हमारे आसपास की सोसाइटी होती है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए हाउ वी सी द वर्ल्ड अराउंड अस, अब हम अपने चारों ओर के संसार को कैसा देखते हैं। वही देखिए कि अगर आप जो है मैंने बताया ना कि जो डार्क फेयर कलर के लोग हैं उनके बीच में अगर आप पहुंच जाएं फेयर कलर लेकर के तो आपको कितना अच्छा फील होता है कि देखो सब यहाँ कैसे हैं और मैं सबसे यहाँ पर अच्छा हूँ। सिमिलरली जैसे कोई इंटेलिजेंट होता है और कुछ वैसे कम इंटेलिजेंट लोगों के बीच में या इलिटरेट पर्सन के बीच में पहुंच जाए तो उसकी कितनी वैल्यू होती है। ये हमारे आसपास का संसार है, हम लोग ऐसे ही दिखना चाहते हैं। तो दिस इज द परसेप्शन ऑफ आवर सोसाइटी which influence the organization to make a purchase, make a product so that they fulfill the need of the individuals। तो कंपनी इस बात का इस तरह से फायदा उठाती हैं कि वो इस तरह का प्रोडक्ट डिजाइन कर सके जो समाज या कस्टमर के या पर्टिकुलर जो पर्सन है उसकी डिमांड या नीड को पूरी कर सके। तो दिस इज द perception, the process by which an individual selects, organizes and interprets stimuli into a meaningful and coherent picture of the world। Now इसका देखिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फॉर कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कैसे प्रोसेसिंग होती है उसकी, जब कंज्यूमर कोई चीज खरीदना होता है तो कैसे खरीदता है। सबसे पहला एक्सपोजर, रैंडम और डेलिब्रेट। जो अगर उसको कहीं कुछ ऐसा दिखता है तो दो तरीके से होता है, या तो अचानक होगा या वो कहीं से ऐसा इंस्पायर्ड होगा जो जहां से उसने कहीं देखा। तो एक्सपोजर होता है कहां से मिलता है उसको, वो कहां से होता है, उसने या तो अचानक हो जाता है या तो वो जानबूझकर होता है। जानबूझ का मतलब कि उसने कहीं देखा हो सकता है, उसने कहीं देखा हो सकता है, ठीक। अब रैंडम का मतलब कि आपके अंदर से कभी कभी आ जाता है। रैंडम का मतलब है जो एक्सपोजर होता है वो कभी कभी आपके अंदर से आता है और कुछ होता है जानबूझकर किया जाता है, कुछ होता है जानबूझकर किया जाता है। तो मोस्टली जानते हैं कि आप लोग जानबूझकर ही करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, प्रोसेसिंग है। आप जो अंदर सोच रहे हैं कैसे डिसीजन। देखें कोई भी प्रोडक्ट जब आप लेने जाते हैं तो वो दिमाग में कैसे आता है, या तो रैंडमली आ जाता है या तो डेलिबरेटली आता है। रैंडमली मतलब कि अचानक आपको कोई जरूरत पड़ गई और आपने दिमाग में आया कि अरे वो लेना है, या तो फिर जानबूझकर। जानबूझकर ये कि जब आपके पास आपने किसी को देखा, किसी को इस्तेमाल करते हुए या कहीं भी ऐसी चीज देखी, याद आई जो आपको अब वो इंस्पायर स्टिमुलेट कर रही है, अब आपको स्टिमुलेट कर रही है कि आपके पास ये होना चाहिए, ठीक। तो दिस इज एक्सपोजर। नाउ इसके बाद अटेंशन। जो आपके पास ये चीज आई, चाहे वो रैंडमली आई हो या चाहे डेलिबरेटली आई, जो आपके दिमाग में ये विचार ख्याल आया ना कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उसका अटेंशन क्या है। अब जो विचार दोनों दो तरीके से आ सकता है, ये तो डेलिबरेटली आएगा, ये तो रैंडमली आएगा। अब उसका अटेंशन कितना है उस पर, अब आप उस पर कितना ध्यान देते हैं।
मतलब कि लो इन्वॉल्वमेंट है या हाई इन्वॉल्वमेंट है। जो आपके दिमाग में जो ख्याल आया है, चाहे रैंडमली चाहे डेलिबरेटली, अब वो उसके लिए कितना अटेंशन है। कम है मतलब कि मिले तो मिले, नहीं तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, या फिर हाई है, नहीं आपको ये चाहिए ही चाहिए। आपका अटेंशन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितना है, जो आपके दिमाग में ख्याल आया है, परसेप्शन है, उसके लिए आप उसमें कितना डूब सकते हैं। इसका पैशन बोलते हैं ना। पैशन क्या होता है जुनून, कि अगर आपके पास वो खरीदना है तो आप उसमें कितना इन्वॉल्व हैं। तो दो रीजन, एक लो इन्वॉल्वमेंट होगा, एक तो हाई इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक, तो आप उसमें कितना अटेंशन पे करते हैं। और हाई अटेंशन का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर आपका अटेंशन उसमें ज़्यादा है तो फिर आपका किसी और चीज़ में मन ही नहीं लगेगा, आपका उसमें फिर दूसरी चीज़ों में मन ही नहीं लगता, आप फिर उसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आप खुद पर देखिए, यहाँ पर जो मैं जितनी भी चीज़ें कंज्यूमर बिहेवियर में बता रहा हूँ, आप हर वो चीज़, हर पॉइंट अपने आप पर अप्लाई कीजिए। क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर, हम जो बिहेवियर पढ़ते हैं वो खुद का, हम लोगों का ही बिहेवियर है। आपका है, आपके पड़ोसी का है, आपके भाई के, फैमिली का, फ्रेंड का, किसी का भी हो सकता है। तो आप जो चीज़ें मैं ये बता रहा हूँ किसी न किसी पर एप्लीकेबल होगी ही होगी। अटेंशन, जैसे मैंने बताया कि आपके दिमाग में कोई ख्याल आया, दैट इज एक्सपोजर, रैंडमली और डेलिबरेटली। तो हाउ मच यू आर पेइंग अटेंशन ऑन दैट एक्सपोजर, आप कितना उस पर अटेंशन दे रहे हैं। जैसे बहुत से आप ही लोगों में से कोई ऐसे होते हैं, अगर आपके पास कोई चीज़ आपके दिमाग में ख्याल है और वो नहीं मिले तो परेशान हो जाते हैं, आपका फिर किसी चीज़ में मन नहीं लगता। ठीक है ना। अगर लो लो इन्वॉल्वमेंट होगा तो फिर क्या होगा, अरे ठीक है बाद में देखा जाएगा, इसको अभी नहीं मिल रहा तो देख लेते हैं, कोई ऐसे जल्दबाजी नहीं। तो ये लो अटेंशन है, बाद में हो सकता है उसको भूल भी जाए। तो दिस इज अटेंशन। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब है, अब आप यहाँ पर जो आपके दिमाग में ख्याल आया था और आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट कितना है, आप उसको इंटरप्रिटेट करते हैं। इंटरप्रिटेट का मतलब कि अब आप उसको क्लासीफाई करते हैं कि ये मेरे किस काम आएगा, क्यों आएगा, इसमें मुझे कितना खर्चा होगा, ये बहुत सी चीज़ें उसमें देखते हैं। तभी तो आप इसको अपने लिए ले पाएंगे। जब आप उसको, जब तक आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं देखेंगे, उसका एप्लीकेशन नहीं देंगे, तब तक आप उसको कैसे परचेज करेंगे। और परचेज करने के लिए आपको इंटरप्रिटेशन करते हैं उस प्रोडक्ट का या उस सर्विस का जो आप जिसमें इतना अटेंशन पे करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लीजिए आपको लैपटॉप लेने जाना है, आपको लैपटॉप लेने जाना है, तो आप खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा उसमें वो कर रहे हैं, हाई इन्वॉल्वमेंट है। ठीक, जब हाई इन्वॉल्वमेंट है तो फिर क्या करेंगे, आप उसको अपने हिसाब से सोचेंगे कि मुझे इसमें क्या क्या चाहिए, मुझे इसमें क्या क्या चाहिए। जब हाई इन्वॉल्वमेंट होता है तो आप उसके बारे में सर्च करते हैं, आप उसके बारे में सर्च करते हैं, कहीं से भी मिले, इंटरनेट पर देखेंगे, लोगों से पूछेंगे, ठीक है ना, और उसका जिसके पास होगा उससे भी पूछेंगे। तो ये क्या होगा, आप उस प्रोडक्ट को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं कि अब आपको ये चाहिए तो इसको हम किस तरह से ले सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। अगर आपके ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर आप उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है ना, फिर जैसा होगा लेवल के हिसाब से ले लेंगे। अगर हाई इन्वॉल्वमेंट है, मान लीजिए आप बिजनेसमैन है, आपको पसंद आ गया है कोई एक लैपटॉप ऐसा जो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो फिर आप उसके लोगों से पूछते हैं किसी के पास है क्या, या इंटरनेट पर सर्च करते हैं उसकी प्राइस क्या है, उसकी फीचर्स क्या है, उसमें रैम कितनी है, उसमें रोम कितनी है, ऐसे बहुत सारे उसके बारे में सब पूरा इंटरप्रिटेट कर लेते हैं। ठीक, अब अगर लो इन्वॉल्वमेंट है, आपका लो इन्वॉल्वमेंट है, तो आप उसको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाएंगे, आप उसको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है ना। तो जो रैंडमली चीज होती है, जो रैंडम कभी कभी अचानक से आपके दिमाग में आ जाती है, तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट भी कम होता है, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट भी कम होता है। और जो जानबूझकर आती है तो उसमें आपका अटेंशन ज़्यादा होता है। ऐसे ही जब रैंडम कोई चीज़ आती है, अटेंशन कम होगा तो आप उसको इंटरप्रिटेशन भी उसमें कम होगा, और अगर अटेंशन हाई होगा तो आपका उसमें इंटरप्रिटेशन भी उसका हाई होगा। अब अगर आपका इंटरप्रिटेशन उसमें लो है,
अगर आपका इंटरप्रिटेशन में लो है तो जो आपके पास उसको याद रखने की क्षमता है वो कम होगी। मतलब कि वो आप कभी होता ठीक है मिले कि तो मिले नहीं, बाद में सोचा भूल गए, बाद में भूल गए, ठीक। लेकिन अगर हाई इन्वॉल्वमेंट है, आपका इंटरप्रिटेशन हाई इन्वॉल्वमेंट का है, तो उसको फिर आप ज़्यादा समय तक याद रखेंगे। स्टोर एक्सपीरियंस, वैल्यूज, डिसीजन रूल, फीलिंग, काफ़ी कुछ उससे अटैच्ड हो जाता है, काफ़ी कुछ उससे अटैच हो जाता है आपका। अब जैसे जब वो चीज़ आपके पास आ जाती है, आपने उसका इन्वॉल्वमेंट हाई है, तो अगर कोई दूसरा टच भी कर लेता है तो क्या होता है, फिर आप उसको चलाते हैं कि तुमने मेरी प्रोडक्ट को या मेरे कैसे टच कर दिया तुमने, ठीक है ना। तो ये इन्वॉल्वमेंट की बात है, ये इन्वॉल्वमेंट है कि आपका किसमें हाई है और किसमें ज़्यादा। अगर आपका इन्वॉल्वमेंट कम है तो आपकी मेमोरी में वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, ठीक है ना। और जैसे ही हो सकता है इतना भी हो कि जैसे ही वो आपका अगर लो इन्वॉल्वमेंट है, आपको वो चीज़ मिल जाए तो आपके दिमाग से वो निकल जाती है, जैसे ही आपको मिल जाएगी तो दिमाग से निकल भी जाएगी। लेकिन अगर आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट हाई है तो फिर वो आपके दिमाग से नहीं जाएगा, आप उसमें लगे रहेंगे। अब इस समय जैसे देखिए लोगों का मोबाइल फोन जो आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, उसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर इस समय कोई ऐसा मोबाइल आ रहा है जो आपके काम का है, ठीक है ना, और आपने उसको परचेज किया, अगर ऐसे नॉर्मली एग्जाम्पल देखिए कि अगर आपने कीपैड फोन ले लिया, आपका टारगेट क्या था, आपका टारगेट था आपको केवल फोन करना था, ठीक है ना, फोन करना था। लेकिन अब आपको किसी ने बता दिया कि एक मोबाइल ऐसा रहा है, इसमें ये फीचर ऐसे दुनिया भर के फीचर उसने गिरा दिए। उसमें रैम ज़्यादा है, उसका मेगापिक्सल का कैमरा ज़्यादा है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका जूम ज़्यादा है, उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो आपका उसमें क्या है, इन्वॉल्वमेंट अटेंशन ज़्यादा हो जाएगा। फिर मान अगर ज़्यादा हो गया तो जब वो आपके पास प्रोडक्ट आएगा, जब वो आपके पास प्रोडक्ट आए, क्योंकि अब उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट हाई हो चुका है, तो आप उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा करते हैं। अगर आपके पास लो इन्वॉल्वमेंट था तो आपका क्या उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा, जितना जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, आप उसको हमेशा संभाल के रखेंगे, इसके साथ ही उसका इस्तेमाल भी अच्छे से अच्छे करेंगे, ठीक। उसमें आपकी फीलिंग्स जुड़ जाती हैं, उसमें आपकी फीलिंग्स जुड़ जाती हैं, ठीक। तो ये है आपकी मेमोरी। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तब जा करके आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को और फिर उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये आपका सब क्या है, मेंटली प्रोसेस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। ये सब कंज्यूमर कोई भी चीज़ खरीदता है ना तो उसके पहले दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती हैं। जो इतना हम ज़्यादा डिटेल में बता रहे हैं, आपको सोचने के लिए केवल 15 सेकंड का टाइम चाहिए। जो इतनी चीज़ें हैं, जब हम इतनी चीज़ें इतने टाइम में बता रहे हैं, अगर आपका दिमाग होगा तो सोचने में केवल उसको 15 सेकंड का टाइम चाहिए। 15 सेकंड में हम बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फॉर कंज्यूमर कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग कैसे करता है, किसके लिए, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस के लिए। याद रखिएगा कि कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर, मतलब बाइंग डिसीजन मेकिंग नहीं है, ये केवल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ही है, ये केवल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। और फिर उसके जब बाइंग डिसीजन होता है तो उसकी भी एक अलग प्रोसेस होती है। जब आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उसका भी एक अलग प्रोसेसिंग होती है कि आपके पास आइडेंटिफिकेशन नीड क्या है, जरूरत क्या है, फिर आपके पास उसके अल्टरनेटिव्स क्या है, फिर उसको कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, फिर उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस क्या है, ये सब बहुत सी चीज़ें सोचते हैं। ये है आपका केवल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कि जो कंज्यूमर है वो दिमाग में क्या क्या सोचता है किसी प्रोडक्ट को लेने के पहले, फिर वो उसको खरीदने का मन बनाता है। नाउ द नेचर ऑफ परसेप्शन, द नेचर ऑफ परसेप्शन पहले देखिए एक्सपोजर। एक्सपोजर में क्या है कि जब when a stimulus comes within range of our sensory receptors nervous, क्या होता है कि जब कोई ऐसा स्टिमुलस, मतलब कि कोई ऐसा फैक्टर हमारे पास आता है या जो हमको महसूस करवाता है। जैसे हमारे सेंसरी स्टिमुलस कौन से होते हैं, हमारे सेंसरी स्टिमुलस वो होते हैं जो हमारे सेंसरी आर्ट में होते हैं।
किस तरह से? हमारी स्किन के साथ आई, नोज और ईयर और टंग, ये 5 चीजें हमारे सेंसरी ऑर्गन यही तो है, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ठीक, तो अगर इनके रेंज में कोई भी रिसेप्टर आता है, सेंसरी रिसेप्टर ये होते हैं हमारे पास, ये सेंसरी रिसेप्टर हैं। अगर इनकी रेंज में कोई भी चीज आई, मान लीजिए जैसे आप गए और होटल में आपको एक छोटा सा टुकड़ा गुलाब जामुन का आपको खिला दिया गया, आपको एक छोटा सा टुकड़ा गुलाब जामुन को खिला दिया गया। ठीक, तो क्या होगा? आपकी जीभ को उसका टेस्ट लग गया। नाउ your tongue will ask for more गुलाब जामुन, your tongue will ask for more गुलाब जामुन, फिर आपकी जीभ और ज्यादा चाहेगी। तो क्या होगा? फिर ये आप उसको पूरा परचेज करेंगे, तो ये कौन सा स्टिमुलस होगा? ये डेलिबरेट होगा, ये आपको जानबूझकर। मान लीजिए आप कहीं होटल में गए और आपको थोड़ा सा किसी ने खिला दिया, तो फिर होगा कि पूरा हम खा ही लेंगे उसको, जैसे डेलिबरेटली। और या कभी कभी ऐसा होता है कि अरे यार आज मेरा रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, आज मेरा गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, ये रैंडमली कभी कभी आ जाता है। जब ये रैंडमली आता है, आप घर में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि यार गुलाब जामुन खाने का मन है, तो अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कम होगा। जैसे ही आपका मिल जाएगा तो आपका ध्यान बुझ से खत्म हो जाएगा। लेकिन जब जानबूझ के किया जाता है, दिखा, कहते हैं ना लोग, जब आपके घर में होता दिखा करके खाते हैं, तब फिर आपका लालच और बढ़ता है। दैट इज डेलिबरेटली। ये जो आपको एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं वो क्यों दिखाए जाते हैं? ये जो आपको एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं वो क्यों दिखाए जाते हैं? वो केवल इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि आप अपने माइंड में उन प्रोडक्ट्स के बारे में सोचें और उसके बारे में लोगों को बताएं और उसके बारे में सोचते रहें। कंपनी का सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर होता है कि जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसके बारे में आपके दिमाग में ख्याल डालना, मान लीजिए जब फेयर एंड लवली जो भी आई थी, तो उसने जब पहले किया होगा तो लोग उतना इस्तेमाल नहीं करते होंगे, लेकिन उसने हर आदमी के दिमाग में ये ख्याल डाल दिया कि अगर आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे देन यू विल गेट द फेयर कलर, आप फेयर कलर पाएंगे अगर आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, नाउ अब देखिए, अटेंशन, व्हेन द स्टिमुलस एक्टिवेट्स वन और मोर सेंसरी रिसेप्टर nerves and the resulting sensation go to the brain for processing। जो आपको जीभ का स्वाद मिला, when the stimulus activates one or more sensory, तो फिर आपके दिमाग में उस चीज का एहसास होता है, जैसे जब आप कोई सीरियल देखते हैं या जब आप कोई बाइक आपको मिलती है या आप चलाते हैं, तो फिर आपको जो उसमें दिमाग होता है उससे रिलेटेड उसके फंक्शंस काम करने लगते हैं। ठीक है, तो वो आपकी पूरी बॉडी में जिसके आपके सेंसरी नर्वस सिस्टम रिसेप्टर होते हैं वहां तक पहुंचते हैं, वो दूसरी हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है उनको भी एक्टिवेट कर देता है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लीजिए जो आपका फोन है, तो उसमें आपको फीचर की वजह से आपको उसमें लेने का मन करेगा, उसको देखने का मन करेगा, उसमें म्यूजिक सुनने का मन करेगा। ठीक है, तो आपके जो दूसरे सेंसरी ऑर्गन हैं वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, इसकी वजह से, इस एक्सपोजर की वजह से। जो आपके पास रैंडमली या डेलिबरेटली जो एक्सपोजर हुआ है, फिर उसमें आपका क्या है, दूसरे सेंसरी ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये अलग बात है कि वो कम होते हैं या हाई होते हैं। जैसे अगर आपके पास बहुत आईफोन 6 आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको दे दिया जाए तो उन पर हो सकता है उसका उतना फर्क ना पड़े, लेकिन अगर आपको दिया जाएगा तो आप पर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और आप उसके लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ठीक, इंटरप्रिटेशन, द असाइनमेंट ऑफ मीनिंग टू सेंसेशन, जो हमने अब एहसास किया है अब हम उसको किस मीन में लेते हैं, हमने जो उसको एहसास किया है वो हम उसको किस मीनिंग में लेते हैं, कितना हाई या लो, हम उस पर कितना ध्यान देते हैं, उस पर कितना ध्यान देते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ असाइनमेंट ऑफ मीनिंग टू सेंसेशन, जो हमारे पास
जो सेंसरी ऑर्गन है जो हमने उसको रिसिप्ट किया है, जो सेंसरी पूरे माइंड पे दिमाग में चल रहा है, हमारे इंफॉर्मेशन हो रही है, हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। नाउ यूज ऑफ आइसोलेशन एंड कॉन्ट्रास्ट। अब देखिए एक बार शायद मैंने आपको एग्जांपल दिया हो या ना दिया हो, ये यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया, यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है मैंने, ठीक। उस डायग्राम में एक डार्क एरिया है, डार्क एरिया में मैंने एक ये सर्किल बना दिया, उसमें फेस बना दिया, इसमें सर्किल और फेस बना दिया। ये ऐसा क्यों बनाया गया है, ये ऐसा क्यों बनाया गया? यूज ऑफ आइसोलेशन एंड कॉन्ट्रास्ट। इसका मतलब क्या है? मीन्स जो हमारे पास लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उनके सेंसरी ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए हम इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं और वो हमको देखने में अच्छी नहीं लग रही, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक। इसी तरह से अगर कोई चीज़ हम देख रहे हैं और हमको वो देखने में अच्छी लग रही है, तो हम उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये यूज ऑफ कॉन्ट्रास्ट है। आपने देखा कि जो यूज ऑफ कॉन्ट्रास्ट का मतलब यहाँ है कि जो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसका देखने में लुक कैसा है, लुकिंग वाइज। कॉन्ट्रास्ट का मतलब कि उसकी चमक अच्छी है कि नहीं है, धुंधला है, भद्दा है, या चमकीला है, भड़कीला है, इस तरह से। वो क्या है, आपको दूसरों से अलग करेगा, आपको दूसरों से अलग करेगा। प्रोडक्ट वगैरह इस तरह से कोई होगा तो दूसरों से अलग दिखता है। तो अगर आप देखें जो पैकेजिंग वगैरह है, जो पैकेजिंग है उसकी और उसका डिजाइन और शेप है, बहुत से ऐसे रखे जाते हैं ताकि वो दूसरों से थोड़ा अलग दिखे, ताकि उस पर जल्दी ध्यान जाए। जब ध्यान जल्दी जाएगा तो फिर क्या होगा, आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। तो यूज ऑफ आइसोलेशन एंड कॉन्ट्रास्ट। नाउ अब इसके आगे एलिमेंट्स ऑफ परसेप्शन। हमारे जो सोचते हैं उसमें उसके एलिमेंट्स क्या क्या? सेंसेशनल। सेंसेशन का क्या होता है? सेंसेशन मीन्स जो आपके ऑर्गन्स होते हैं जो काम करते हैं, सेंसरी ऑर्गन, ठीक। तो जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो सारा का सारा फील करते हैं उस प्रोडक्ट को। जैसे जब आप टच करते हैं, देखते हैं, या सुनते हैं, या महसूस करते हैं, टेस्ट करते हैं, ये सारा का सारा आप जो है उसमें फील करते हैं। ये दिस इज कॉल्ड सेंसेशन। ये क्या है हमारे पास? सेंसेशन, जहाँ से आपके सेंसरी ऑर्गन काम करते हैं। जब आपके सेंसरी ऑर्गन काम करते हैं क्या होता है, वो आपको इंस्पायर करते हैं, वो आपको इंस्पायर करते हैं। और ये जो दूसरे आपके जो डिजायर डिमांड होती है ना, जो डिमांड होती है उसके लिए आपका गेट खोल देते हैं, उसके लिए गेट खोल देते हैं। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड सेंसेशन, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट माने बिल्कुल क्लियर कट, परफेक्ट, ठीक है। सेंसेशन हमारे पास वो सारे सेंसरी ऑर्गन जो हमारे लिए एक इसका स्टिमुलस का काम करते हैं, जो हमारे दिमाग में इस तरह से चलते हैं कि हम उसके बारे में सोचें और वो हमारे सारे खिड़की दरवाजे खोल देते हैं, खिड़की दरवाजे खोल देते हैं। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कि अब हमको क्या चाहिए। डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड जो आपको दूसरों से अलग करता है, दूसरों से अलग करता है। फिर सब्लिमल परसेप्शन। अब यहां पर फिर से देखिए, जब ये सारी प्रोसेस हो जाती हैं तो फिर क्या होता है, आपकी परसेप्शन चालू हो जाती है। कैसी? आपको जो अनकॉन्शियस होता है, जो अनकॉन्शियस, जो देखिए
जो हमारा माइंड होता है उसके दो पार्ट, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो ये सेंसेशन होते हैं। सेंसेशन क्या होते हैं, आपके माइंड तक इन सारी फीलिंग्स, जो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, अलग तरीके से एक, और इसको जो है आपके जो अनकॉन्शियस माइंड है वहां पर स्टोर कर देते हैं, वहां पर स्टोर करते हैं। जब कभी आप सोचते हैं तो ऐसे नहीं कि अचानक ही आपके दिमाग में ख्याल आ जाते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल बताते हैं। कभी कभी आप सपना देखते हैं, आप सपना देखते हैं और ऐसी चीजें देख जाते हैं जो आपने कभी रियल लाइफ वर्ल्ड में नहीं देखी होती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके जीवन में कभी हुआ ही नहीं। ऐसा का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में कभी नहीं हुआ। आपने बचपन से लेकर के, हमारे दिमाग की एक बहुत खासियत है, आप जानते हैं कि एक कंप्यूटर में हम पूरी दुनिया का डेटा सब कुछ रख सकते हैं, और वो कंप्यूटर हमारे दिमाग की उपज है, वो हमारे दिमाग की उपज है वो कंप्यूटर, ठीक है ना। तो अब सोचिए कि हम इस दिमाग में कितना कुछ स्टोर कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं रख पाते। अभी देखिए, हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हम अपने दिमाग में से भूल जाते हैं। लेकिन हमारे दिमाग के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो वो सारी की सारी मेमोरीज हमारी जाकर के अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं। तो सब्लिमल परसेप्शन का मतलब है, वो सब्लिमल माने होता है अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस परसेप्शन थिंकिंग, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। और वो कब, कभी ड्रीम के रूप में, कभी आपके सपने के रूप में, या कभी कोई ऐसे ख्याल आने के रूप में, कभी आप कहानी के रूप में, किस फॉर्म में आ जाए कुछ पता नहीं। आपको खुद भी याद नहीं होगा कि ये मेरे दिमाग में आया कैसे, आपके दिमाग में वो आता कैसे, आप खुद भी नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में इतनी चीजें स्टोर होती हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं कि बचपन में जो चीज़ आपने देखी हो तो आपको अभी याद हो, लेकिन आपको जो अनकॉन्शियस माइंड होता है तो उसमें सब स्टोर रहता है। हो सकता है बचपन की चीज़ देखी हुई या याद हुई कभी आपको सपना लगे या फिर कहानी बन जाए, कुछ भी हो जाए, आपको अचानक से कभी कुछ ऐसा हो जाए। तो ये है आपका एलिमेंट्स ऑफ परसेप्शन, कि आपके ये कॉन्शियस माइंड में कैसे आते हैं जो अनकॉन्शियस सब आप सोचते रहते हैं। ठीक ना, इसके एक एक एलिमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। सेंसेशन, सेंसेशन का मतलब द इमीडिएट एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स टू स्टिमुलाई। जो हमारे सेंसरी ऑर्गन हैं जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे अभी मैंने गुलाब जामुन का एग्जांपल दिया था ना, कि गुलाब जामुन चाहिए, जीभ को पहुंचा तो हमारा तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा, आह कितना बढ़िया गुलाब जामुन, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप कहीं धूप में जा रहे हैं, धूप में अगर अचानक से आंखों में तेज धूप या रोशनी पड़ती है तो आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं। तो ये होता है हमारे सेंसरी ऑर्गन जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स करते हैं। अब जैसे धूप से बचने के लिए आपका जो चश्मे, ग्लास या स्पेक्टेक्स का आपका जो बिजनेस होता है, तो आपने देखिए जो आंखों में धूप चुभती है ना तेज धूप में, तो क्या होता है उसमें, आप जो है तुरंत आंखें बंद होती है। तो फिर आपको फिर अल्ट्रा वायलेट ग्लास चाहिए, यूवी प्रोटेक्टेड। जब आप लेने जाते हैं तो फिर कहते हैं कि हमको आपको यूवी प्रोटेक्टेड ग्लास चाहिए, जो आपको जो सन रेज जो आपकी आंखों में डायरेक्ट पड़ रही हैं आप उससे सेफ हो सकें। ठीक, तो दिस इज द सेंसेशन, द इमीडिएट एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई यहाँ पर क्या, जो आपको इंस्पायर कर रहा है। जैसे रसगुल्ला देख करके आंखें आपकी इंस्पायर कर रही है टेस्ट के लिए, ठीक है ना। या कोई जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपके कानों को कितना अच्छा लगता है, तो फिर आप उसको म्यूजिक को कहते हैं कि हमें ये पूरा सुनना है। जब बंद हो जाता है तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता है। दिस इज डायरेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द सेंसरी ऑर्गन टू स्टिमुलाई। नाउ सेंसिटिविटी टू स्टिमुलाई वेरीज विद द क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल सेंसरी रिसेप्टर। आप कह रहे हैं कि जो स्टिमुलस है, जैसे म्यूजिक है, ये गुलाब जामुन है, या टेस्ट है, जो भी है, जो ये प्रोटेक्टेड है, ये सब इनकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। ये इनकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने तरह से रिस्पॉन्स देते हैं, इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देते हैं या कम। इसका मतलब है कि आप उनको क्वालिटी वाइज उनको रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे अब जैसे हमने गुलाब जामुन खाया था, बहुत अच्छा लगा, तो फिर उसकी क्वालिटी अच्छी है,
पता चला कि उसने गुलाब जामुन में मिर्च भर के दे दिया ना, तो फिर आप दोबारा से गुलाब जामुन नहीं खाएंगे। तो ये आपका रिस्पॉन्स क्वालिटी वाइज डिपेंड करता है। कैसा कि जो आपके सेंसरी ऑर्गन होते हैं जैसा उसके रिसिप्ट करते हैं, जैसा रिसिप्ट करते हैं। अगर आपकी टंग जो है उसके अलग, उसकी क्वालिटी को अलग तरीके से रिसिप्ट करती है तो उसका रिस्पॉन्स भी अलग होगा। आपकी आइज कैसे रिस्पॉन्स करती हैं, आपने देखो जो नज़र का चश्मा होता है जैसे भी होता है तो उसके कैपेसिटी के हिसाब से होता है, आंखों की क्षमता के हिसाब से। तो जैसे हमारे पास सेंसरी ऑर्गन रिसीव करते हैं उसको, जिस क्वालिटी को, उसी तरह से हम उसको डिफाइन, वो वेरीज करता है अलग अलग तरीके का। ठीक, नाउ सेंसेशन इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन द एनर्जी चेंज विद इन द एनवायरनमेंट वेयर द परसेप्शन अकर्स। सेंसेशन इटसेल्फ डिपेंड, जो सेंसेशन होता है जो आप फील करते हैं, ये खुद में डिपेंड ऑन एनर्जी चेंज विद इन द एनवायरनमेंट। जो बाहरी जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं उस पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है किस एनवायरनमेंट में है, फिर क्या कुछ कंडीशन होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आप गुलाब जामुन लेने गए होटल में, होटल के सामने ही कूड़े का ढेर लगा है, तो आपकी थिंकिंग जो परसेप्शन है वो बदल जाएगा, आपका परसेप्शन बदल जाएगा। ठीक है ना। ये क्या करता है, आपका जो सेंसेशन, आपकी फीलिंग्स हैं वो डिपेंड करते हैं एनर्जी चेंज विद इन द एनवायरनमेंट। जो बाहर का एनवायरनमेंट है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब अगर यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी हो तब पूछ सकता है। ओके, सी यू ऑन नेक्स्ट टर्न।